Assalamualaikum. Welcome to this live session. I am Ahmed, working as an IELTS and PD trainer at Edified Group of Companies. I am going to remove this now that we will start the session because we have already started it. Okay, let me just put some settings here. All right. Okay, good to go. All right. As I already mentioned, welcome to this live session. इस session के अंदर हम primarily writing को discuss कर रहे होंगे in detail for IELTS. We'll talk about we're just checking the voice and all that. With these technical things, there's always this problem. We aren't sure कि क्या हमारी जो communication है that is smooth or not. So we have to make sure my team is working, and so they are saying that the voice is clear, so I should just keep on speaking. All right. So as I was talking about that the writing, हम इसको in detail, in depth इसको देखेंगे, and I'll also try to answer the questions in the end. पर उससे पहले, obviously, we'll go through the details and the intricacies of the writing which are involved. Writing एक ऐसा section है जो कि बहुत ज़्यादा challenging होता है when it comes to scoring a higher. लोग आसानी से लिसनिंग और रीडिंग और स्पीकिंग के अंदर बैंड्स ले लेते हैं, बट फॉर राइटिंग स्कोरिंग 7 और समटाइम्स 6.5 becomes very hard for people. What's the reason behind it? क्यों वो इतना मुश्किल है? We'll talk about that as well. और उसको फिर किस तरह से आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनटू योर लर्निंग सो दैट यू कैन स्कोर रियली गुड इन राइटिंग. तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. मैं ऑल्दो दोनों टास्क, राइटिंग टास्क 1, 2 और जनरल आइल्स के लिए लेटर के ऊपर टच अपॉन करने की पूरी कोशिश करूंगा. हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ सेक्शन थोड़ा क्विक हो और हम जो हैं वो ऐसे पे शायद थोड़ा डिटेल में बात करें. बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ इट, क्योंकि पूरी राइटिंग को किसी एक सेशन में कवर करना वैसे तो काफ़ी चैलेंजिंग है. All the elements of the writing involves a lot of attention, but बिकॉज स्पेशली फॉर दोस्त जिनका एग्जाम है पास, तो उनको एक आखिरी कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा और उनको समझ आ जाएगा कि उन्होंने किन चीज़ों के ऊपर करना है. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कवर ऑल द सेक्शंस ऑफ इट. राइट. विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स इट. ऑलराइट, ठीक है. हाउ कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? Right. All their names. Assalamu alaikum, Nazish. Thank you for joining the session. हमारे पास मिस्टर ए बी भी हैं इस वक्त. शाहजेब शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हमजा कह रहे हैं कि आपकी वीडियोस पीटी वाली काफ़ी अच्छी हैं, रूटीन से आती हैं. यस, आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दैम ऑन द रेगुलर बेसिस. थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग द एफर्ट. Intention, it's very clear that we want to help students as much as we can through our channel, ताकि आप जो हैं वो उसको कंटिन्यूसली सीख सकें. वो लोग जो कि अभी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं, यहाँ पर हमारी शहर से नहीं हैं, हम उस ऑडियंस को भी रीच आउट कर सकें. ऑल्दो वी आर गिविंग आवर consultancy and also the test prep in many different cities of Pakistan. Aista we're moving towards shifting to the online learning platforms as well. So hopefully soon, or maybe in the beginning of the next year, you'll also hear from Edified Group of Companies that we've started over online training sessions as well. So inshallah, hoping for that. Right. So I am going to start the screen and we'll go back to सेशन. ओके. अच्छा, अब राइटिंग की अगर हम बात करें थोड़ी सी, राइटिंग के मेजरली हमारे पास 3 जो टास्क हैं मेजर जिनको हमने कंसिडर करना है इस वक्त. और वैसे तो राइटिंग में 2 टास्क आते हैं फॉर दोज पीपल हु आर अपेयरिंग इन द एकेडमिक
आइल्स, तो उनको जो फर्स्ट टास्क देखने को मिलेगा वो रिपोर्ट राइटिंग का होता है, और जो सेकंड टास्क होगा वो ऐसे का होगा। फॉर जर्नल आइल्स स्टूडेंट, उनका जो फर्स्ट राइटिंग टास्क होता है वो लेटर का होता है, और सेकंड टास्क जो है वो ऐसे का सेम रहता है। तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, राइटिंग टास्क वन के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लेटर राइटिंग, तो आपको उन दोनों चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हम मार्किंग क्राइटेरिया के ऊपर कि किन चीज़ों के कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको एग्जामिनर एज एन एग्जामिनर, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपका टेस्ट चेक कर रहा हूँ तो मैं किन चीज़ों को अपने सामने कंसिडर करूंगा फॉर चेकिंग दैट एंड मार्किंग दैट और गिविंग दैट अ बैंड। तो अगर हम मार्किंग क्राइटेरियाज की बात करें, let me share my screen and I hope you can all see it. So here's the overview, a quick overview of the marking criteria. The first thing that you need to consider while you are preparing for your writing is the task response. टास्क रिस्पॉन्स की वेटेज जो है वो 25% है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक एग्जामिनर है वो क्या असेस कर रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है या नहीं की है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं वो ऑफ टॉपिक तो नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी तो नहीं जो कि आपके क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं कर रही है। इसी तरह से अगर हम वन की भी बात करें तो उसमें भी आपने जो डाटा रिप्रेजेंट किया है वो समवट क्या उसके जो एग्जैक्टली आपको इमेज में आई है, जो भी डाटा आया है, ग्राफ आया है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, जो भी है, क्या आपने उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है या नहीं किया। सो दैट वर्ड बेसिकली द टास्क रिस्पॉन्स इज। तो अगर आप लिखते हुए ऑफ टॉपिक थोड़ा सा चले जाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाते होते हैं। ठीक है, तो आपने ऑफ टॉपिक नहीं जाना होता। इसी तरह से अगर हम दूसरे मार्किंग क्राइटेरिया की बात करें, सो दैट इज ग्रामर एंड अब ग्रामर के अंदर फर्दर दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी रेंज है और दूसरा उसकी जो है वो एक्यूरेसी है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली वो देख रहे हैं कि क्या आप डिफरेंट किस्म के ग्रामर रेंज को इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं। और अगर आपको नहीं समझ आता कि रेंज का क्या मतलब है, तो इसको मैं आसान अगर लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये है कि फॉर इंस्टेंस आप ने कोई पास्ट की चीज़ को रेफर करना है, तो उसके लिए आप कहीं पर वॉज यूज़ कर रहे हो, कहीं पर हैड, हैव बीन, इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट योर ग्रामेटिकल रेंज इज। द हायर द रेंज द मोर यू वुड स्कोर इन योर राइटिंग। तो अक्सर लोग इसको गलत समझते हैं, वो चेक करवाते हुए अपना टास्क ये कहते हैं कि मेरी ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे 6.5 या 7 नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो पर आपकी रेंज लिमिटेड हो। तो you have to use a variety of sentence structure, you have to use a good proper vocab grammar। उसमें कोई भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक का जो है वो मार्जिन नहीं है, because it is once again 25% of weightage। फिर आता है हमारे पास वोकेबलरी। वोकेबलरी ऑब्वियसली इज आल्सो नोन एज लेक्सिकल रिसोर्सेज। आपके वर्ड्स जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं राइटिंग के अंदर वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। किस किस्म के वर्ड्स आप लिखोगे दैट रियली डिफाइंस द बैंड दैट यू विल गेट इनटू योर राइटिंग ओवरऑल। तो जिनका जितना ज़्यादा टारगेट बढ़ता जाता है उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो उतनी ज़्यादा अपने वोकेबलरी के ऊपर काम करें, कॉन्शियसली वो अपनी वोकेबलरी को जो है वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस वजह से आपने इसके ऊपर काम करना होता है। अब वोकेबलरी के किस हद तक आपने वर्ड याद, अगर तो लेट्स से आपका टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स 5.5 और 6, सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ वर्ड्स। उस केस के अंदर आप अपनी सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स और अपनी मेजर ग्रामर मिस्टेक्स को अगर आप रिमूव कर लो तो यू विल स्कोर दैट अमाउंट ऑफ बैंड। बट इफ लेट्स से कि यू वांट टू स्कोर रियली हाई 6.5 7 और मे बी अबव देन दैट व्हिच इज रियली टफ, तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली आपके जो वर्ड्स हैं वो नॉन कॉमन वर्ड, बड़े जो कि आम रोजमर्रा के इस्तेमाल में नहीं आते, वो वाले वर्ड आपने इस्तेमाल करने होते हैं। सो दिस इज व्हाट वोकैबुलरी मींस। एंड द लास्ट इज कोहेजन एंड कोहेरेंस। जैसे कि उसके नाम से डिफाइन है, अक्सर हम इसको फ्लुएंसी भी बोलते हैं। ये हमें ये रिक्वायर करता है कि जो हमारा राइटिंग टास्क है, वन हो या टू हो, वो आपस में कितना वेल कनेक्टेड है, वो लॉजिकल कितना है। जब पढ़ने वाला एक रीडर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ और फिर तीसरे पैराग्राफ की तरफ मूव करता है, तो वो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है क्या वो प्रॉपर पर्टिनेंट है या नहीं है। तो अगर तो वो प्रॉपर हो तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका थोड़ा सा हैपोहैज़र्ड है आपका राइटिंग टास्क और उसको समझने के लिए मुश्किल हो रही है और वो वेल ऑर्गेनाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसमें मसला आ सकता है। एंड ऑल्सो देयर इज अ फिक्स स्ट्रक्चर जो कि आइल्स वाले सजेस्ट करते हैं फॉर बोथ द राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2, जिसकी हम बात भी करेंगे। आपने वही वाला स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना होता है। उसके अलावा अगर आप खुद से लेट से आप वैसे ऐसे लिखने में बहुत अच्छे हैं,
आपने वर्डिंग अच्छी यूज़ कर ली है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक उसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक. So guys, these are the four criterias of marking that you need to take care of. So I'll revise it: task response, grammar, your vocabulary, and your cohesion and coherence, or also known as fluency. So these are the four characteristics that you need to take care of in your writing if you want to score really high in your IELTS exam, right? Okay. Okay, I have a question here. In Aksa कह रही हैं कि so kindly discuss how to improve vocabulary for the writing task. There could be different things that you can do. First of all is obviously reading. आप जितना ज़्यादा reading करते हैं आपकी vocabulary की range बढ़ती है. रीडिंग एक तो जैसे आप पैसेज की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से भी आप वोकैब वर्ड निकाल सकते हैं. आप प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर. अगर आप रीडिंग का कोई एक पैसेज करते हैं तो उसमें जो मुश्किल वर्ड है वो निकालते जाएं, उनको याद करते जाएं और मे बी ट्राई टू यूज़ दैम इन योर राइटिंग एज वेल. तो एक ये आसान तरीका हो सकता है. और दूसरा ये है कि आप एक कोई भी ऐप कर लें डाउनलोड, जो कि वोकैबुलरी ऐप होती है. जैसे अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को मगूश ऐप सजेस्ट करता हूँ. मगूश वोकैबुलरी बिल्डर के नाम से एक ऐप है, MAGOOSH. इट्स अ वेरी गुड ऐप. यू कैन डाउनलोड इट. देयर आर डिफरेंट डेक्स इन इट. आप उनको मेमोराइज कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो जो है वो ओवरऑल आपको काफ़ी बेनिफिट देगा. तो लेट्स से भी आपके एग्जाम में अगर 15-20 दिन है या इससे ज़्यादा है, तो आप रोज़ रोज़ के कोई 7-8-10-15 वर्ड जो है वो अगर याद कर सकते हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियली हेल्पफुल थिंग. अच्छा जी, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन. मुनीब, आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आयल से रिलेटेड नहीं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट आंसरिंग इट एट द मोमेंट. ओके, स्टार्ट. अब्दुल पूछ रहे हैं स्टार्ट कब होगी. ऑलरेडी स्टार्टेड अब्दुल, ओवरव्यू दे चुके हैं हम. एंड आई वाज जस्ट होपिंग फॉर योर टू रीड सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर. मैंने आंसर कर दिया है आई थिंक जितने भी अभी तक आए हुए हैं. सो आई मूव ऑन विद द सेशन. मैं अब नेक्स्ट मूव करूँगा राइटिंग टास्क 1 की तरफ. अगर आपका राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो. वंस आई कंप्लीट दैट आई गेट बैक टू यू और आई आंसर दोज क्वेश्चंस हियर एज वेल. ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टास्क 1. ओके, लेट्स कंसिडर दिस. पहले तो सबसे पहले आपको टाइप्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो हमारे पास राइटिंग की अवेलेबल होती हैं. 1 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और अभी सिर्फ हम एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 की बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर हमारे पास लाइन ग्राफ आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, आपके पास टेबल आ सकता है, और आपके पास मैप भी आ सकता है जिसको हम डायग्राम कहते हैं, या प्रोसेस बेसिकली हम उसे बोलते हैं. तो प्रोसेस कैन ऑल्सो बी देयर एज वेल. तो आप उसको देख कर सकते हो. जैसे भी तरीका सबका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा. अभी जो यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे वो ये एक लाइन ग्राफ है जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है. जो स्ट्रक्चर हम इसके ऊपर फॉलो करेंगे और जो चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा स्ट्रक्चर के अंदर, प्राइमरीली वही मैटर कर रही होती हैं, और मेजरली आपने उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है. अच्छा, अब हमारे पास जो राइटिंग टास्क 1 का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले, अगर हम इसके कह लें कि फिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें कोई एज इन चेंजेस नहीं आती और आपने इसी को फॉलो करना है. जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था कि अगर आपने बहुत अच्छा भी लिखा हुआ लेकिन आपने स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया हुआ तो वो आपके उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बाद आपने ओवरऑल देना होता है उसी इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ के अंदर ही, और उसके बाद आपने 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने होते हैं. तो एसेंशियली आपका राइटिंग टास्क 1 जो है वो 3 पैराग्राफ्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है. फर्स्ट में इंट्रोडक्शन प्लस योर ओवरऑल आता है, उसके बाद 2 आपके बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं. उन 2 बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आप एक्सप्लेन करते हो कि पूरे इस ग्राफ में, इस डाटा में क्या हो रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको समझ आती है आपने उसको इंग्लिश में नरेट करना होता है. ठीक है, इसको रिपोर्ट राइटिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू आर राइटिंग समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. आपका अपना ज़ाती ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करता. तो आपने कभी भी इसमें रीजनिंग नहीं देनी होती है. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो ये करते हैं कि जब भी वो राइटिंग टास्क 1 में लिखते हैं तो वो साथ में वजह बता देते हैं कि अगर एक ग्राफ का ट्रेंड जो है वो लेट से इंक्रीजिंग है तो वो अपनी तरफ से कोई वजह निकाल के बता देते हैं क्योंकि इस वजह से शायद इसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है. तो आपको वजह देने की ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग की उतनी डिमांड नहीं है बिकॉज इट्स नॉट योर ओपिनियन, और ना ही आप उसको क्रिटिक कर रहे हो किसी ओपिनियन को. आप सिर्फ डाटा को
रिप्रेजेंट कर रहे हो इन इंग्लिश, आप उसको जो नज़र आ रहा है उसको डिफाइन कर रहे हो, सही है। तो 3 आपने पैराग्राफ के ऊपर इसको लिखना है। अब 3 पैराग्राफ्स कैसे होंगे, अब कंसिडर करो इस लाइन ग्राफ को। सो विल सी के हाउ दीज 3 पैराग्राफ्स वुड वर्क। सबसे पहले तो लुक एट दिस सैम्पल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास जो मैंने सबसे पहले चीज़ बोली कि फर्स्ट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, और यहाँ तक हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि हमारे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। इस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये देखें, दिस लाइन चार्ट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंक्वायरीज डायरेक्टेड टू द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस इन अ स्पेसिफिक सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2011। This is your introduction, and what introduction really does is कि आप अपने मेजर क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज करके इंट्रोडक्शन की स्टेटमेंट लिख रहे होते हो। तो 3 से 4 वर्ड भी अगर आप पैराफ्रेज कर लेते हो और उसको चेंज कर लेते हो तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल, और वो आपको एक अच्छा स्टार्ट दे सकता है। उसके बाद आपने ओवरऑल की एक स्टेटमेंट डालनी होती है। ओवरऑल इज समथिंग विच हाईलाइट्स कि उसका जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, और आप इस ओवरऑल के अंदर किसी भी डाटा को हाईलाइट नहीं करते हो, कोई भी फिगर की बात नहीं करनी, ये नहीं बताना कि वो कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ एक ओवरव्यू आएगा। तो ओवरऑल इट इज एविडेंट एंड द मेजॉरिटी ऑफ द इंक्वायरीज वर मेड थ्रू टेलीफोन कॉल्स फॉलोड बाय इन पर्सन विजिट्स व्हाइल रिटन लेटर्स एंड ईमेल्स वर द लीस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इस पूरे ग्राफ के अंदर जो सबसे पॉपुलर था उसने उसका बता दिया, जो सेकंड पे था उसका बता दिया, और थर्ड पे जो था उसका बता दिया। तो आपने बारी बारी लिखने का तरीका लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, तो वो आपने फॉलो करना होता है। बट मेनली व्हाट यू डिड हियर इज टू जस्ट गिव एन ओवरऑल ऑफ द होल ग्राफ दैट व्हाट रियली इज हैपनिंग हियर। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक फिगर की बात नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर मैं कुछ मेजर क्वेश्चंस को आंसर करूं तो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं वो ये होता है कि क्या ओवरऑल और इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसको मैं अलग अलग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो आप नहीं कर सकते, मतलब आप देखें कि 2 छोटे छोटे तो सेंटेंसेस हैं, अगर आप उनको भी अलग अलग कर देंगे तो वो बहुत ही वियर्ड सा लगेगा, आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस इनटू वन सिंगल पैराग्राफ। तो आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और आपका ओवरऑल जो है वो एक ही पैराग्राफ का हिस्सा होना चाहिए टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। उसके अलावा क्या ओवरऑल लिखना मैंडेटरी है, तो आप समझ लें कि ये मैंडेटरी है। अगर आप ओवरऑल स्किप करते हैं तो आप एक बहुत बहुत मेजर एलिमेंट जो है वो राइटिंग टास्क 1 का मिस कर रहे हैं। तो ना तो आपने ये मिस करना है और ना ही आपने इसको किसी अलग पैराग्राफ में ऐड करना है, और ना ही एंड पे ऐड करना है। अक्सर एंड पे भी ऐड किया होता है, तो एंड पे भी नहीं ऐड करना, आपने इसको फर्स्ट पैराग्राफ में ही ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बॉडी पैराग्राफ्स। अब तो आपने इसके जो है ना वो 2 बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर पूरे डाटा को डिवाइड करना है और इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। अब इन बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आपने यूटिलाइज करना है फैक्ट्स, फिगर्स और टर्म्स को। आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक उठ के चली गई, किस में सर्ज आ रहा है, किस में डिक्रीज आ रहा है, किस में डिक्रीमेंट आ रहा है, और कौन सा जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है और कौन सा ऑलमोस्ट सेम रह रहा है। तो आपने इन सब की बात जो है वो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में करनी है। आप 3 से 4 सेंटेंसेस एक पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से 4 सेंटेंसेस दोनों पैराग्राफ में ऐड करते हैं तो 4 एंड 4 तो 8 आप सेंटेंसेस के 2 पैराग्राफ्स बना रहे हैं, और ऊपर आपका इंट्रो और ओवरऑल मिलकर 150 वर्ड आराम से कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो भी 150 वर्ड्स की होती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है which I would like to ask from you guys is कि अगर हमारे पास let's say मैप आ जाए राइटिंग टास्क 1 के अंदर, तो उसका ओवरऑल हम कैसे लिख सकते हैं? What would be a good way to write an overall of maybe if we have a map or let's say a process, तो उसका हम ओवरऑल कैसे लिखेंगे? Any ideas? Any one of you would like to comment here कि हम अगर, अब जैसे मैंने मेंशन किया कि 1 में ओवरऑल ऐड करना तो लाजमी है। तो अगर हमारे पास लेट्स से कोई मैप आ जाता है या कोई प्रोसेस चार्ट आ जाता है, उसका ओवरऑल हम कैसे ऐड करेंगे? एनीवन, इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू ऐड? I am waiting for the comments.
अब्दुलरहमान पूछ रहे हैं टेम्पलेट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द टास्क 2. अब्दुलरहमान नहीं, टेम्पलेट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द टास्क 2. इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द टास्क 2. टेम्पलेट्स आर बेसिकली द थिंग्स विच प्रोवाइड यू अ रोड मैप कि आपने उसमें क्या यूज़ करना है और क्या नहीं. दे आर इंटायरली नॉट इम्पोर्टेंट. All right. शाहजेब कह रहे हैं डिस्क्राइब द टॉपिक एंड द ग्राफ ट्रेंड इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग. वेरी गुड. सलीम कह रहे हैं कि सर मैप में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर लेंगे, शायद जो चेंजेस होंगे उनकी भी बात कर सकते हैं हम. ओके, ऑल राइट. थैंक यू Salim. I think both of these are good responses. Anyone else who would like to add here? And then the graph increasing trend, decreasing trend. I think past, present और हम बात कर सकते हैं, पर टू समराइज बोथ ऑफ दीज कमेंट, शाहजेब और सलीम के अगर मैं कमेंट को समराइज करूं या कंबाइन करूं तो उसमें ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास मैप है तो उस केस के अंदर हम मेजर चेंजेस की बात कर सकते हैं. हम ये हाईलाइट कर सकते हैं कि उसमें क्या मेजर चेंजेस हैं वो आए हैं. वेरी गुड नाजिश. चेंजेस ओवर द टाइम, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू इन योर राइटिंग टास्क 1. अगर आपके पास मैप आ जाता है तो आपके पास हमेशा 2 मैप्स आएंगे और उसमें बताया होगा कि ये इस टाइम पीरियड का मैप है, ये इस टाइम पीरियड का मैप है और ओवर द टाइम ये चेंजेस आए हैं. तो वो जो मेजर चेंजेस हैं, सारी चेंजेस की बेसिक बात मत करो, लेकिन जो मेजर 3-4 चेंजेस आपको दिख रही हैं उन चेंजेस के ऊपर आप एक्सपैंड कर सकते हो और वो आपका ओवरऑल हो सकता है. सो अ स्टेटमेंट वुड बी लाइक ओवरऑल देयर आर 3 मेजर चेंजेस और आप उन चेंजेस का थोड़ा सा बता सकते हो. ठीक है, फिर आप अपने बॉडी पैराग्राफ में उन चेंजेस को डिटेल में डिस्कस कर सकते हो इफ यू वांट. Thank you guys for adding your response. Moving on to quickly, I am going to talk about letter now for those of you who are here for your journal IELTS. तो जर्नल आइल्स के अंदर हमारे पास लेटर आता है. लेटर आर ऑफ 2 टाइप्स. या आपको लेटर जो है वो फॉर्मल आएगा या फिर आपको इनफॉर्मल लेटर आता है. दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि फॉर्मल लेटर आप अपने किसी मैनेजर को या हायर अप को लिख रहे होते हैं या किस ऐसे शख्स को जिसको आप डायरेक्टली नहीं जानते, जो आपका फ्रेंड नहीं है, आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, तो ऐसे किसी पर्सन को अगर आप लिख रहे हो तो वो आपके फॉर्मल लेटर में आता है. आपने टोन उसकी वैसे मेंटेन करनी होती है. और अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर इज़ द ऑपोजिट ऑफ इट. वो आप अपने किसी ना किसी फ्रेंड को लिख रहे होते हो, वो आप ऐसे किसी शख्स को लिख रहे होते हो जिसके साथ आप डायरेक्टली रिलेट आप जानते हो उसको, तो ऐसे में आप इनफॉर्मल जो टोन है वो यूज़ कर सकते हो. अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल इस वक्त है दैट इज़ ऑफ अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर के अंदर हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमने कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं. तो इसके लिए एक रूल ऑफ थंब हमेशा ये सजेस्ट करता हूं मैं कि आपने ये देखना होता है कि कितने पॉइंट्स आपको गिवन है उस क्वेश्चन के साथ. फॉर इंस्टेंस, ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ हॉलिडे, यू आर अनहैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द होटल you stayed in and you want to complain to the travel agency that arranged the holiday. Write a letter to the manager of the travel agency. तो आपने ट्रैवल एजेंसी की जो मैनेजर है उनको लेटर लिखना है और उस लेटर में आपने क्या कहना है. आपको आइल्स वाले बड़ी डिटेल में बता रहे हैं कि आपने 3 चीज़ें कवर करनी है. से अबाउट द हॉलिडे एंड वेयर यू स्टेड. Also mention why you are unhappy about the hotel where you stayed and say what you would like to travel would like the travel agency to do. तो आपने उनको एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है. आपने ये भी बताना है कि उनको नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए कि बाकी जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ ख़राब ना हो. ठीक है. सो फॉर द रूल ऑफ थंब, जितने आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उतने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आप बना सकते हैं. तो अगर हम इस तरह देखें इसके ऊपर, इस वक्त इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू मेक एज मैनी पैराग्राफ्स एज द पॉइंट्स आर. आपके लिए ईजियर हो जाएगा उसको नेविगेट करना. अच्छा, अब फॉर्मल, अब यहाँ पे उन्होंने डियर सर और मैडम लिखा हुआ है, इनमें से आपने ऑब्वियसली एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने. यू नीड टू सेलेक्ट वन. डियर सर, डियर मैडम. बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप हमेशा फॉर्मल सैल्यूटेशन से स्टार्ट करोगे क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है और यहीं से आपकी टोन डिफाइन होनी शुरू हो जाती है.
जब हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होंगे तो यहाँ हम डायरेक्टली अपने फ्रेंड का या फैमिली मेम्बर का नाम लिख सकते हैं आगे कि डियर अली, डियर अहमद, डियर शाहजेब, मैं यहाँ इस तरह से करके लिख सकता हूँ। पर अगर मैं एक फॉर्मल लेटर कर रहा हूँ तो आई हैव टू राइट डियर सर और डियर मैडम विद इट, मैं वहाँ पर नाम नहीं लिख सकता। इसी तरह से जो सैल्यूटेशन से लेकर एंड तक पूरी टोन कहीं ना कहीं जो है वो फॉर्मल रहेगी, जो बताएगी कि ये लेटर फॉर्मल है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये कवर करना है कि अबाउट द हॉलीडे एंड वेयर यू स्टेड, आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड देना होता है। उसके बाद मेंशन करना है कि अनहैप्पी क्यों हैं और आप क्या चाहेंगे कि उस एजेंसी को क्या करना चाहिए। तो इन पैराग्राफ्स में उनकी बात की गई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आती है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद द होटल दैट was booked for me through your travel agency. I understand that addressing such concerns may not be pleasant, but I believe it is important to provide feedback when the service falls short of expectations. सही है। So the start is really really professional और वो बहुत ज़्यादा highly formal है। आप जो स्टार्टिंग पोर्शन है फॉर्मल लेटर के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, होपिंग दिस लेटर, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड्स यू वेल, यहाँ तक बस बात है और उसके बाद अगली टू द पॉइंट बात स्टार्ट हो रही है। हम कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे कि मैंने पहले भी आपको लिखा था खत एंड यू डिड नॉट रिस्पॉन्डेड एंड आई होप दैट यू आर डूइंग फाइन एंड योर फैमिली इज़ फाइन। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इनफॉर्मल के अंदर फिर भी ऐड कर सकते हो, बट हेयर इन द फॉर्मल लेटर यू कांट ऐड दैट, यू हैव टू स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम द मेजर पॉइंट। तो इसने यही किया है कि उसने स्टार्टिंग राइट अवे बता दिया कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया। इसी तरह फिर द होटल इन क्वेश्चन वाज द कॉन्कॉर्डिया होटल लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लिस्बन, और फिर उसके बाद सारा उसने डिटेल दिया थोड़ा सा होटल का। एंड देन द राइटर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड, और एंड पर जाकर उसने सारा कंक्लूजन, एक पैराग्राफ उसने सोल्यूशन का भी सजेस्ट किया है। तो आपने सिंपली ये देखना है कि कितने पॉइंट्स आपको गिवन हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर आपने एक एक पैराग्राफ डेवलप करना है। एंड इफ़ यू डू दैट एंड यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज पैराग्राफ्स, तो आप जो हैं उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब टोन जो है वो आपने इसके अंदर ऑब्वियसली वही सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। ये नहीं है कि जर्नल है तो राइटिंग जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी ना, वहाँ पर आपके वही 3-4 फैक्टर्स हैं कि आपकी ग्रामर कैसी है, और फिर ग्रामर की रेंज कैसी है, आपकी वोकैबलरी कैसी है, और आपकी जो पैराग्राफ्स हैं वो कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं। तो आपने लेटर के अंदर कॉन्शियसली ये बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी होती है कि जो आपका एक पैराग्राफ है वो दूसरे पैराग्राफ के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, एक स्टोरी जो चल रही है वो उनको आपस में इंटरलिंक करे, और जो पूरी एक इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ आ सके पढ़ने वाले को। ठीक है। एंड पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि खुद अपना नाम लिखना चाहिए, एक्स वाई जी लिखना चाहिए। तो एक्स वाई जी लिखना इज मोर अप्रोप्रिएट, यू डोंट हैव टू राइट योर पर्सनल नेम। योर्स फेथफुली लिख दें, ट्रूली लिख दें, रिगार्ड्स लिख दें, व्हाटएवर इट इज, दिस डजंट रियली मैटर, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। द थिंग दैट मैटर्स इज योर टोन, you have to be very formal, and you can be informal if the letter is informal. So first thing that you will do in the exam, whenever you will have the writing task 1, आपको लेटर आता है, आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये फॉर्मल है या ये इनफॉर्मल है या ये सेमी फॉर्मल है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने सैल्यूटेशन कैसी करनी है और मैंने इन पैराग्राफ्स को किस तरह से तरतीब में लेकर चलना है। ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू शुड अडॉप्ट इज कि आपके जो फॉर्मल लेटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, आपने स्टार्ट कर देना होता है राइट अवे। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हो, कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, बता सकते हो। अगर लेट से किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है तो आप उसको कोई पास्ट मेमोरी का याद करा के फिर आप उसको कन्विंस कर सकते हो कि यू हैव टू कम दिस टाइम एज वेल। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल here in our formal letter. Acha, I'll pause here a little bit, and if you have any question, you can ask right away. Abhi I'll be able to help you with that. आपका राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड आइदर इट्स लेटर और इट्स द राइटिंग टास्क 1 दूसरे वाला, आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो यू कैन पोस्ट दैट इन द कमेंट एंड आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। Do we have feel free to post a question for the writing task 1 अगर कोई भी concern है तो I'll be able to help you here.
I'll be more than happy to answer that question. Otherwise, I'll move on to the next writing task 2. Okay, there's a question. In mock, I used past tense paraphrasing in the first sentence of the report while paraphrasing, like data was collected from this or by this, and then in the whole report, I used present tense. Alicia, that is a little bit problematic. I would suggest कि आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें. कोई भी राइटिंग अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपने उसको पास्ट में रखना है और वो डाटा पास्ट का था, तो ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑफ योर लेटर, सॉरी द रिपोर्ट, और कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा उसको घुमाएं ना. अगर कोई ऐसा है, मिसाल के तौर पे कोई ग्राफ ऐसा आता है कि जिसमें करंट इन्फॉर्मेशन भी है और जिसमें थोड़ी सी पास्ट और फ्यूचर को भी रेफर किया हुआ है, तो उसमें ऑब्वियसली इंटरमिक्सिंग ऑफ द tenses would be there. But in this case that you have mentioned, I would highly suggest that stick to the one tense. एक ऐसे में कितने मिनिमम वोकेबलरी वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं? मिनिमम वोकेबलरी के ऊपर ही चल रहा होता है सारा ऐसे, तो आप जो 250 वर्ड लिख रहे हो और 150 लिख रहे हो, वो सारे उसी के बेस पे लिख रहे हो. अब मेरा ख्याल आपका क्वेश्चन ये है कि कितने अच्छे वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ आई टॉक अबाउट राइटिंग टास्क 1, तो देयर शुड बी 5 to 6 अनकॉमन वर्ड्स, अच्छे वाले थोड़े से हट के, and in essay there should be around 10 to 12. सर स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ओवरकम करें? स्पेलिंग मिस्टेक्स ओवरकम के लिए कोई जादुई तरीका तो नहीं है. आपको जो स्पेलिंग तंग करते हैं, आप वो लिख कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. खुद इंसान को पता होता है कि मेरी ए की कहाँ गलतियाँ होती हैं. बाकी आपके टीचर जब आपको फीडबैक देते हैं तो उनकी सुन लिया करें और उस वर्ड को दोबारा गलत मत किया करें. जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ओपिनियन हमेशा गलत लिखते हैं और कभी भी नहीं बात मानते कि ओपिनियन में आई आता है, ई लिखते हैं, ओपिनियन में आई आता है. तो एक ही तरीका है जिसका कि आप उस स्पेलिंग का जो आपको तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा बार बार गलत होता है, तो जब आपके टीचर उसको हाईलाइट करें तो आप उसको इम्प्रूव करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखें बार बार. तो दैट इज़ द ओनली वे. Please share relevant resources to task start and work on writing for IELTS. Obviously, I'll share the resources in the end, inshallah. Don't worry, मैं आपको कुछ अच्छे resources बताऊंगा जहाँ से आप prepare कर सकते हो for your task 1 and 2, and also for the vocabulary as well. Okay, so don't worry. Thank you for the questions. I think we should move towards the major part, which is our essay. और उसको फिर अब हम डिटेल में देखते हैं. Okay. Thank you guys for the questions. Moving on. All right. अगर हम बात करें ऐसे की, which is the most significant part, और why it is a significant part, because it adds a lot of marks in your writing. तो हमने इसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करना होता है, हमने इसके ऊपर एफर्ट भी ज़्यादा पुट करनी होती है, और जो अच्छी वोकेबलरी की बात कर रहे थे हम, वो भी इसके अंदर ज़्यादा रोल अदा करती है बजाय कि आप किसी दूसरे मतलब फर्स्ट टास्क की निस्बत इसके अंदर आपके वोकेबलरी के वर्ड जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए. अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब भी राइटिंग टास्क 2 आता है उसमें आती है कि आपने समझना होता है कि ये क्वेश्चन टाइप कौन सा है. समझ नहीं आता कि इसमें एग्री करें, डिसएग्री करें, दोनों लिखें, क्या करें, ओपिनियन दें या ना दें. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन टाइप का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर किस किस्म का, किस कैटेगरी का ये सवाल है और हमने इसको किस तरह से केटर करना है. राइट. तो अगर हम इस वक्त, अभी आप देख सकते हैं कि आई हैव राइट डाउन हियर ऑल द कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज. सबसे पहले हमारे पास अग्री डिसएग्री, और उसका एक सैम्पल क्वेश्चन आपके सामने है. फिर टू व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसएग्री है, फिर एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और एक प्रॉब्लम सोल्यूशन है, और फिर डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर पर्सनल ओपिनियन है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके आता है कि कौन सा ओपिनियन ऐसे है, कौन सा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, कौन सा प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे. तो इसकी जो है ना, सबसे पहले तो इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए पहली चीज़ तो ये समझ लो कि जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे वो एक ही किस्म का होता है. उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स फॉर दिस एंड व्हाट कुड बी द सोल्यूशन फॉर दैट.
तो वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेगा कि प्रॉब्लम्स भी बताओ, जो मसले आ रहे हैं उनका जिक्र करो, और उसके बाद फिर उनके सोल्यूशंस का भी जिक्र करो। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले को तो एक साइड पे कर दो, एक ही किस्म का क्वेश्चन है और उसमें लिखा होगा। अब आ जाते हैं ओपिनियन और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में। तो ऑलमोस्ट हर ऐसे जो है वो कहीं ना कहीं आपसे डिमांड यही कर रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट करो, आप सेलेक्ट करो, अग्री डिसएग्री हो या क्या हो। तो इस केस में मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि ओपिनियन ऐसे सिर्फ एक को ट्रीट करना है आपने, जिसको अलग से आपने कहना है कि अच्छा ये ओपिनियन ऐसे है, और वो है जिसमें उन्होंने लिखा हो कि डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर पर्सनल ओपिनियन। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसे आता है, चाहे वो एक्सटेंट वाला है, अग्री डिसएग्री वाला है, सिंपल अग्री डिसएग्री वाला है, तो आप उसको आर्ग्यूमेंटेटिव कैटेगरी में ट्रीट कर सकते हो इफ यू वांट टू। उससे भी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको इन कैटेगरीज में डिवाइड ही ना करो। आप सिर्फ इस पे जाओ कि सवाल मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, और आप इस चीज़ पे फोकस करो कि उसके स्ट्रक्चर को मैंने कैसे डेवलप करना है, बजाय कि ये सोचने की ये आर्गुमेंटेटिव है, ये ओपिनियन है, या फिर ये प्रॉब्लम सोल्यूशन है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट इन इटसेल्फ, और फिर उस हिसाब से आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करो। तो इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि ये टाइप एज इन उस तरह से कौन सी है। हाँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसमें पूछा गया क्या है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन टाइप्स। अच्छा, अगर हम सबसे पहले अपने अग्री डिसएग्री वाले सैंपल को कंसिडर करें, तो इसमें अब क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से पोज किया जा रहा है। साइंटिस्ट आर्ग्यू दैट द यूज ऑफ मॉडर्न गैजेट्स सच एज सेल फोन्स एंड टैबलेट्स बाय यंग पीपल हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट क्रिएटिविटी। डू यू अग्री और डिसएग्री? ऊपर वाली स्टेटमेंट है, जो सवाल पोज किया गया है वो हमारे पास अग्री डिसएग्री वाला सवाल है, तो हमने इसको ही सवाल के तौर पे ट्रीट करना है। अब इसमें बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा हुआ है कि हम इसके साथ अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो इसमें यू नीड टू पिक अ साइड एंड यू नीड टू टॉक अबाउट इट, व्हाई डू यू अग्री विद इट एंड व्हाई डू यू डिसएग्री विद इट। अच्छा, इस पे मज़ीद अगर हम बात करें कि अब मैं क्या इस पे दोनों साइड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो माई आंसर वुड बी दैट यू शुड नॉट डू दैट। जब स्पेसिफिकली पूछा गया हो कि डू यू अग्री और डिसएग्री, पिक वन साइड एंड ओनली टॉक अबाउट दैट। द होल ऐसे शुड बी अबाउट दैट वन साइड। इसी के बरक्स जो नीचे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन लिखा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड डिसएग्री, दैट इज द क्वेश्चन दैट यू कैन ट्रीट फॉर बोथ साइड्स और फॉर द सिंगल साइड एज वेल। तो उसके अंदर आपने ये नहीं सोचना होता कि पता नहीं शायद अगर मुझे दोनों साइड का आइडिया अगर मैंने लिख दिया तो मेरे मार्क्स कटेंगे। उसमें अगर आप दोनों की भी थोड़ी थोड़ी बात करते थे तो दैट इज ऑल्सो फाइन। पर दोनों में ख्याल ये रखना है, दोनों ऐसे में कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक से ज़्यादा हों। अब स्टूडेंट्स इसमें मसला ये करते हैं कि एक या दो पॉइंट पे कर लेते हैं और पूरा ऐसे उस एक दो पॉइंट के ऊपर रख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कह दिया जी कि हाँ पोटेंशियल है कि जो गैजेट्स हैं वो क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, तो अब आपको समझ नहीं आएगा कि अगर अग्री करना है तो कैसे करना है और डिसएग्री करना है तो कैसे करना है। सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन किया था कि रीडिंग से आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल सकता है। अगर आपको पढ़ने का शौक है और आप अगर अपनी सिर्फ आइल्स की रीडिंग के ऊपर ही थोड़ा सा फोकस कर लो, तो यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं। जितने आपके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे उतना ही ज़्यादा आप लिख सकोगे, उतना कंफर्टेबली लिख सकोगे। तो यू नीड टू हैव गुड आइडियाज़। ठीक है, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और जब भी डिसाइड करो, सबसे पहले जब आपने देखना होता है तो वो यही देखना है, इसी पर्टिकुलर जो पार्ट है इसको गौर करना होता है कि एंड पे क्या लिखा हुआ है। डू यू अग्री डिसएग्री लिखा हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री लिखा हुआ है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है। तो दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपने किस तरह से ब्रेनस्टॉर्म करना है। सो स्टेप नंबर 1 आप ये लिख सकते हो कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी दैट यू विल ब्रेनस्टॉर्म अबाउट द आइडियाज़। आप सोचोगे कि मेरे पास इसमें अग्रीमेंट पे ज़्यादा पॉइंट्स हैं या डिसएग्रीमेंट पे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो जिस वाले के पे आपके ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपके पास जिस भी साइड पे, यू कैन राइट फॉर दैट साइड एज वेल। तो वो आपको ज़्यादा आसानी से लिखा जाएगा। और वन साइडेड एसेज और ऑलवेज मोर गुड, वो आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट्स आपने कोशिश करने हैं कि आप एटलीस्ट 6 पॉइंट्स एक ऐसे में ऐड कर सको। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रिएटिविटी वाली चीज़ से अग्री करता हूँ तो मैं उस अग्रीमेंट के कोई 6 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूँ, और उनमें से एटलीस्ट कोई 3 या 4 की मैं एग्जांपल्स भी दूँ। खाली पॉइंट को डिस्कस करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। यू नीड टू ऐड एग्जाम्पल्स एज वेल। जितनी आप अच्छी एग्जाम्पल्स ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ऐसे जो है वो सपोर्टिव होगा। उसको बैक करने के लिए यू नीड सॉलिड एग्जाम्पल्स, तो आपकी एग्जाम्पल ज़रूर ऐड होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर इन दोनों का आपने क्लियर कर लिया कि आपने अग्री डिसएग्री पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने दोनों साइड लिखनी है या सिंगल साइड लिखनी है। अगर तो सिंपली अग्री डिसएग्री है तो एक साइड लिखो, अगर टू व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसएग्री है तो दोनों साइड लिख सकते हो, बट सजेस्टिव यही है कि एक साइड पे रहो।
जब डिसाइड कर लिया उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करना है और ये देखना है कि कौन से किस चीज़ के बारे में आपके पास आइडियाज़ हैं और फिर उस हिसाब से आपने अपना ऐसे प्लान करना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ लो कि अगर आप एग्जाम में 40 मिनट लगा रहे हो तो पहले के जो 5 मिनट हैं, 5 से 7 मिनट वो आपने प्लानिंग के लिए रखने हैं, उसके बाद आपने जो है वो उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन टाइप पे देखें कि उसमें पूछना है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन। अब इसके अंदर दो किस्म की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। कुछ क्वेश्चन वो इस तरह से पोज करते हैं कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इसके अंदर जरूरी है कि आप एडवांटेजेस की भी बात करो और डिसएडवांटेजेस की भी बात करो। अगर आप किसी एक की बात करोगे तो आपका टास्क रिस्पॉन्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपने अधूरा ऐसे लिखा है। ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो ऐसे पोज करते हैं कि डज द एडवांटेजेस आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। तो उस केस के अंदर आपने एक साइड पिक करनी होती है। उस केस के अंदर आप कहोगे कि हाँ अगर तो मैं एग्री करता हूँ कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो फिर यू विल राइट अबाउट ऑल द एडवांटेजेस एंड यू विल गिव द रीजनिंग एंड एग्जांपल्स कि क्यों एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप उस तरफ टेंड कर सकते हो। तो उसमें क्वेश्चन जो है वो फिर वही अग्री डिसएग्री वाला हो जाता है, लेकिन उसको पोज करने का तरीका ऐसा है कि उसमें उसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का वर्ड यूज़ कर लिया। सो दैट्स वेरी ट्रिकी। ठीक है। आई होप दैट वाज क्लियर। प्रॉब्लम सोल्यूशन का मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा सिंपल यही होता है क्योंकि इसके एंड पे प्रॉपरली लिखा होता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स, व्हाई आर दीज प्रॉब्लम्स, क्यों हैं ये, एंड व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर आपका एक पैराग्राफ जो होगा वो आपके कह लो कि सारी प्रॉब्लम्स पर आ जाएगा और एक सोल्यूशंस के ऊपर आ जाएगा। लास्ट इज द ओपिनियन बेस्ड ऐसे, जिसमें वो कह रहा है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करता है कि ओपिनियन तो हम बाकी सारे एसेस में भी दे रहे हैं। अगर हम डिसएग्री की बात करें तो उसमें भी हम ओपिनियन दे रहे हैं। अगर हम लेट्स से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सम वहाँ पे भी हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये अलग से ओपिनियन देने वाला जो आ जाता है, अब इसको हम ओपिनियन ऐसे के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। तो व्हाई इज दैट एंड व्हाई आर वी कॉलिंग इट। तो इस केस के अंदर आपने जो टोन है वो सिर्फ अपने ओपिनियन का, जब आप पैराग्राफ लिख रहे होगे खुद का पैराग्राफ जब आप अपने ओपिनियन का लिखोगे उसके अंदर आपने कहना है कि आई यू बिलीव दिस एंड आई दैट। उसके अलावा आपने ये वाली टोन यूज़ नहीं करनी है। आपने इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है जैसे आप दोनों साइड को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से असेस कर रहे हो, और उस न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से असेस करने के बाद आपका जो झुकाव है वो उसमें से किस साइड की तरफ है, तो फिर यू कैन गो फॉर दैट साइड एंड यू कैन talk about that. अच्छा, अब the major part here would be to talk about the structure of the essay, which is very important. अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो स्ट्रक्चर इसका सिंपल है। इसके अंदर आपने 4 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। हर ऐसे के अंदर 4 आएंगे, सिर्फ ओपिनियन वाले ऐसे के अंदर 5 पैराग्राफ्स आएंगे। 4 पैराग्राफ्स का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ और फिर थीसिस स्टेटमेंट का पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन आएगा। उसके बाद यू विल हैव 2 बॉडी पैराग्राफ्स जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे जो भी आपने एग्री किया या डिसएग्री किया या जो भी किया उसको आप एक्सप्लेन करोगे, एंड देन देयर वुड बी अ लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर कंक्लूजन। तो एंड आपने हमेशा कंक्लूजन से करना है। 1 के अंदर, राइटिंग टास्क 1 के अंदर कंक्लूजन जरूरी नहीं है, उसके अंदर मैंने उसको इंक्लूड भी नहीं किया। आई डेंट टॉक अबाउट दैट इन द राइटिंग टास्क 1। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको जहां लगा इन्फॉर्मेशन कवर हो गई आप वहीं पेंड कर सकते हो। 2 के अंदर, ऐसे के अंदर, इट इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टू ऐड योर कंक्लूजन इन द एंड। और ये भी ज़रूरी है कि आपने शुरू में जो है वो अपना इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर तरीके से ऐड करना होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिस कर दोगे तो वो एक स्ट्रक्चरली ख़राब ऐसे कंसिडर होगा। और ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि यही सजेस्ट किया जाता है, यही फॉलो किया जाता है। तो आप जितना भी अच्छा लिख रहे हो अगर स्ट्रक्चर पे नहीं होगा तो वो नहीं अप्रोप्रिएट कंसिडर होगा। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस स्ट्रक्चर एज वेल। नाउ व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट इज समथिंग जिसके साथ, जिस स्टेटमेंट सेंटेंस के साथ आपका पूरा ऐसे कनेक्टेड होता है। थीसिस स्टेटमेंट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू ऐड टू योर टास्क रिस्पॉन्स। जो फर्स्ट मार्किंग क्राइटेरिया देखा था वो आपके थीसिस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा मैच करता है। ऐसे के अंदर जैसे हमने फर्स्ट टास्क में मैंने ओवरऑल मेंशन किया कि ओवरऑल ऐड करना बड़ा ज़रूरी है, और ओवरऑल नहीं होगा अगर आप वो मिस कर दोगे तो एक एलिमेंट मिस हो जाएगा उसका। इसी तरह 2 के अंदर ओवरऑल की जगह थीसिस स्टेटमेंट ने ले ली है, और अगर आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं ऐड करोगे तो आपका जो कह लो कि टास्क है वो अधूरा है। थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है कि आप जिसमें बताते हो कि आई पर्सनली अग्री विद दिस या फिर आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस स्टेटमेंट, एंड इन दिस ऐसे आई विल राइट अबाउट ऑल द आर्गुमेंट्स एंड द डिटेल्स एंड एग्जांपल्स दैट विल सपोर्ट माय ओपिनियन, या फिर दैट विल सपोर्ट द आर्गुमेंट।
तो आपने एक साइड पिक कर ली, आपने रीडर को ये बता दिया शुरू में ही कि मैं इस साइड की तरफ जो है ना वो टेंड कर रहा हूँ, आई विल राइट अबाउट दिस, सो दिस इज व्हाट द थीसिस स्टेटमेंट इज। उसका सिर्फ एक फैंसी नाम है ये एक सिंपल सा सेंटेंस आपने ये ऐड करना होता है, लेकिन इस सेंटेंस की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आप लेट्स से मिस कर देते हो उसको तो वो इनकम्प्लीट कंसिडर होगा। तो कम है लाइन लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में इंट्रोडक्शन, वैसे ही जैसे सवाल को पैराफ्रेज किया था 1 में, 2 को भी उसी तरह क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके आपने एक सेंटेंस इंट्रोडक्शन का बना देना है, साथ में आपने थीसिस स्टेटमेंट ऐड कर देनी है। आपने बता देना है राइटर को, रीडर को, कि मैं एज अ राइटर अग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, या मैं दोनों की बात करूँगा। अगर आता है डिस्कस बोथ साइड्स वाला तो सिंपली उसके अंदर तो और भी आसान हो जाएगी थीसिस स्टेटमेंट। आपको साइड भी पिक नहीं करनी पड़ेगी, आप सिंपली लिख दोगे कि आई विल राइट अबाउट बोथ द साइड्स एंड विल गिव माय पर्सनल ओपिनियन। तो उसके अंदर फिर आप दोनों साइड्स को बैलेंस लेके चलोगे और एंड पर अपने खुद के ज़ाती ओपिनियन का भी एक पैराग्राफ ऐड करोगे। तो वो जो है वो 5 पैराग्राफ के ऊपर कंसिस्ट करेगा। सो दिस इज़ व्हाट योर यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग टास्क 2 वुड बी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ख्याल रखना है। फिर अगेन ग्रामर, वोकेबलरी और वो सारा रेंज वगैरह वो सारे एलिमेंट जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बड़े ज़रूरी हैं और उसके बगैर जो है वो आपका ऐसे पूरा नहीं होगा। नाउ आई मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। अब आपने ऐसे से रिलेटेड, वन से रिलेटेड या किसी भी राइटिंग से कोई भी आपका कंसर्न है तो यू कैन पोस्ट दैट कमेंट एंड आई विल बी एबल टू रीड इट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। ओवरऑल के बारे में बता दें सर, अब्दुर्रहमान कह रहे हैं। अब्दुर्रहमान, अगर ओवरऑल को मैं दोबारा से रिपीट करूं तो उसके अंदर आपने सिर्फ ये बताना होता है कि इसका ग्राफ का या जो भी आपको है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, जो भी है, उसका मेजर ट्रेंड क्या है। क्या वैल्यूज़ जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं या मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही हैं, या क्या उसका ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आपने उसकी बात करनी होती है। तो इस वजह से अ, उसको ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप ओवरऑल नहीं ऐड करते तो वो एक उसका एलिमेंट है सर। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग, अलीशा कह रही हैं तो सर वो ठीक नहीं है, मतलब हाँ जी वो ठीक नहीं है। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होता है। इफ़ इट वाज इन द पास्ट इन द बिगनिंग इट शुड बी पास्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ इट। एनी अदर क्वेश्चन गाइज रिगार्डिंग राइटिंग स्ट्रक्चर और एनीथिंग एल्स? I guess okay, that is all I believe. अच्छा जी, वे आउट वाला पॉइंट बता दें अगेन। वे आउट वाला पॉइंट आई गेस आप उसको कह रही हैं कि जो जिसका कि डज द एडवांटेजेस वे आउट इट्स डिसएडवांटेजेस। तो उस वाले के अगर मैं आपको दोबारा से रिपीट करूं तो देखें, अगर स्टेटमेंट यूं कहती है कि क्या उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस की निस्बत, तो फिर वही हो गया ना कि आपको उसने कह दिया कि एक साइड पिक कर लो। तो बजाय कि उसको इस चीज़ पे फोकस करने के कि वर्ड वहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज का लिखा हुआ है, तो इस चीज़ पे फोकस करो कि उसने पिक करने को कहा है। तो जब पिक करने की बात आ जाती है तो वो अग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन हो जाता है ना। तो इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस के अंदर फिर यही होगा कि आपको लगेगा कि आप या तो स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हो या उसके साथ डिसएग्री कर रहे हो। तो डज एडवांटेजेस आउटवेट्स डिसएडवांटेजेस, इफ यू थिंक यस you'll go with that, if you think no the disadvantages are more, तो फिर आप disagreement वाली साइड पे जाओगे। तो I consider it as more of a agree disagree type of a question rather than uh, advantages disadvantages. So the point here is कि ज़रूरी नहीं है कि जो word use हुए हैं उसी उसको उस कैटेगरी में हम ट्रीट करें, right?
I think what we would like to conclude here. अच्छा, so मैंने कहा था कि मैं end पर आपको थोड़े से resources बता दूंगा जहाँ से आप preparation कर सकते हो. Let me share some of the resources that you can utilize for your um First of all, IELTSList.com एक वेबसाइट है which is quite popular website and it's a very good website. इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा IELTS का content available है. अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो IELTS की तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हो. उसके ऊपर राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग सबसे ज़्यादा सारी टेप्स और सारा कुछ अवेलेबल है. Another good resource is IELTS podcast.com. It's a very good website when it comes to writing, especially writing के बहुत सारे tasks available हैं इसके ऊपर. आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड मतलब देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हेल्थ और ये वो जितनी इंपॉर्टेंट के मेजर कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगी आपको 1B 2B और राइटिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड website. Another good website is IELTSmaterial.com. You can also use this website for the preparation if you are doing it at home or on your own. So these are some of the resources that you can use. इसके अलावा I mentioned Magoosh vocabulary app. This is what you can find on Play Store. यहाँ से आप अपने words की प्रिपरेशन कर सकते हो. आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि मतलब कौन से वर्ड आपको नहीं आते और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो. So good vocabulary app. So these are some good, very good resources that you can use for your IELTS preparation, right? So thank you so much, guys, for joining today. For all of you who took out their time and joined this, and I hope to some extent this was helpful. If you have any other question, concern, you can reach out to us. I hope you will find these resources helpful as well. And in the future, if you want to learn anything about anything else, कोई भी topic है जो आपको लगता है तो you can comment it or you either किसी भी मेरी वीडियो के नीचे आप जाके comment कर सकते हैं. We'll consider that और हम उसके ऊपर काम जरूर करेंगे इंशाल्लाह. Thank you so much for joining the session. This is all for today. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.